यहाँ देखो चलो, लास्ट लेक्चर में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को इस चैप्टर में लाइफ के कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस खड़े होता है, बाहर चले गए ठीक है। लाइफ के कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जिससे लाइफ बनती है। मैंने बताया था अपने बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, और इन सबको जब आप कंबाइन करते हैं तो लाइफ फॉर्म होती है। इनमें से भी किसी एक को अगर हम लोग स्टॉप कर दें तो लाइफ भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। पहले हम लोगों ने बात की थी प्लांट की। हम लोग देखे थे कि प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, कब है। हम लोग के कंपेयर में प्लांट की बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। इसीलिए हम लोग देखे थे कि प्लांट अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है उसको ज्यादा टाइम तक के स्टोर कर सकता है क्योंकि वो लेस हार्मफुल होता है। हम लोग ने देखे थे कि किस तरीके से प्लांट अपने बॉडी में खाना और पानी ट्रांसपोर्ट करवाता है जाइलम और फ्लोएम की मदद से। रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल, ये दो रीजन थे जिससे पानी क्या हो रहा था, ऊपर तक के फ्लो हो रहा था। हम लोग देखे थे कि खाना जब वो लीफ के अंदर बनाता तो कैसे वो उसको ट्रांसलोकेट करवाता है, याद आ रहा है हम लोग। फिर हम लोग पढ़े थे कि जब कोई भी काम होता है तो वेस्ट बनता है। कोई भी काम, वो खाना और पानी ट्रांसपोर्ट करवा रहा है तो वो एक काम है, तो उसमें कुछ वेस्ट क्या होता है, जनरेट होता है, और वो वेस्ट उसको क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीट करना पड़ता है। हम लोग देखे थे कि प्लांट अपने वेस्ट को गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली क्या कर देता है, लीफ के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, रूट के थ्रू सॉइल में रिलीज कर देता है। कभी कभी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को पत्ते में या लीफ में, पत्ते में या फ्रूट में स्टोर करता है, और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन उसको क्या कर देता है, शेड ऑफ कर देता है। पत्ते चले गए मतलब उसके अंदर का वेस्ट भी क्या हो गया, चले गया। हम लोग पढ़े थे कि रेजिन्स मिलते, गम मिलते हैं उससे, वो अपने लिए काम की चीज है, बट प्लांट के लिए क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट। याद आया? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक के पढ़े थे, अगर आपको याद है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, जब जनरली एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आती है ना तो बच्चे लोगों को लगता है कि जो सुबह सुबह हम लोग जाते हैं बात उसकी चलती नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर जब ब्लड फिल्टर होता है किडनी के पास, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। एक होता है इंजेशन, खाने को मुंह में लेना और उसको खाना। फिर हम लोग पता है कि खाना जब हम लोग अंदर नीचे लेकर जाएंगे पेट के पास तो डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, और किडनी के पास क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, और लास्ट में होगा इजेशन, बॉडी से उसको क्या कर देना, निकाल देना। समझ में? उसको बोलते हैं इजेशन। उसको क्या बोलते हैं, इजेशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, आप अपने ब्लड को क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। गर्मी हो रही है, एक चालू कर दो, अभी कांपने लगेंगे 2 मिनट में, नहीं कांपेंगे, ठीक है। हम लोग को टेंशन नहीं है, वो ज्यादा कूल वहीं पे करेंगे, फिर वो बोलने के बाद, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चे लोग, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी तक क्या आता है। अपनी बॉडी में 3 तरीके की कैविटी, पहला ऊपर चेस्ट वाली कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ 12 हड्डी है, रिब केज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर खाली जगह होती है जहां पे हार्ट, लंग्स, ये सब प्लेस होता है, तो वो कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। सेकेंड हिस्सा है ये वाला हिस्सा, एब्डोमिनल कैविटी, जहां पर इंटेस्टाइन वगैरह रखी हुई, उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। और तीसरा हिस्सा होगा हिप बोन के नीचे से, उसके अंदर भी एक कैविटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, तो भैया कैविटी ये बुक में दिया नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। कैविटी 3 तरीके की है। पहली कौन सी थी, थोरेसिक कैविटी, दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी,
तीसरा है पेल्विक कैविटी। ठीक है, हम लोगों की किडनी, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ किडनी की, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत बड़ा है, मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ किडनी की। अपनी जो किडनी होती है वो एब्डोमिनल रीजन में होती है, अपने वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट, यहाँ पर होती है किडनी अपनी। ठीक है, हम लोग की जो लेफ्ट किडनी है ना वो थोड़ा सा ऊपर है और राइट किडनी थोड़ा सा नीचे। क्यों? क्योंकि इस साइड लीवर है, लीवर की पोजीशनिंग की वजह से हम लोग की जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा कहां पर है बच्चे लोग? नीचे की तरफ। लेफ्ट और राइट कितनी किडनी है? दो। जनरली बच्चों से पूछो किडनी किधर, इधर है, इधर नहीं है, किडनी बैक साइड है, यहां पर साइड में रखने का। ठीक है, तो वी हैव, अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो वो एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी दोनों में आता है। अब उसमें क्या क्या आता है? पहला आता है पेयर ऑफ किडनी। क्या आता है बच्चे लोग? पेयर ऑफ किडनी। दूसरा आता है पेयर ऑफ यूरेटर। फिर आता है यूरेथ्रा और फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, पहला आएगा यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी पहला आएगा यूरेथ्रा, नहीं यार कंफ्यूज हो, सॉरी ब्लैडर ही पहले आएगा ना, तब यूरेथ्रा आएगा। यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ये चार चीजें होती है अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की। दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर जिसको आम भाषा में हम लोग पाउच बोलते हैं, जिसमें यूरिन को हम लोग स्टोर करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर तकरीबन 1 लीटर यूरिन वो क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। एंड देन यूरेथ्रा। अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं बच्चे लोग समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल अपनी जो किडनी होती है वो बीन शेप की दिखती है। कैसे दिखती है? बीन शेप की, काजू की जैसी। और यहां से दो पेयर ऑफ यूरेटर्स निकलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लोग? यूरेटर। क्या बोले बच्चा लोग? यूरेटर। और ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या अपना? यूरिनरी ब्लैडर। समझा? किडनी बीन शेप की होती है। ठीक है, दो किडनी है अपने पास, इन दोनों किडनी से यूरेटर निकला है और इसको क्या बोलते हैं? नेमिंग भी कर देते हैं। ये है किडनी और ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर जहां पर यूरिन स्टोर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। ये चार चीजें। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको। यहां पर कुछ आर्टरीज और वेन्स आती है। अगर आपको याद होगा 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़े थे, आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर आती है और वेन्स ब्लड लेकर हार्ट के पास जाती है। तो हार्ट के पास से यहाँ पर एक आर्टरी आती है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? चलो, रीनल आर्टरी। ये ब्लड लेकर आ रही, क्यों आ रही? ब्लड को फिल्टर करना है। तो रीनल आर्टरी क्या करती है? ब्लड लेकर आती है कहां पर? किडनी में। तो इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? रीनल। किडनी को रीनल भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? रीनल आर्टरी। ऐसी एक होता है रीनल वेन, जो ब्लड लेकर जाने वाला काम करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रीनल वेन बोलेंगे, जो किडनी में से ब्लड लेकर जाएंगे। क्लियर है यहां तक के? कोई दिक्कत? ये तो देखो बाहरी तौर पे किडनी दिख रही है कि भैया ठीक है ऐसा होगा, अंदर फिल्टर होगा, बट अंदर कैसे काम करता है? तो अंदर का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, टीएस लेते हैं। देखो दो चीज होती है, एलएस एंड टीएस। एलएस का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन और टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये किडनी है, तो अगर आप किडनी को ऐसा कट करते हो तो ये दो पार्ट में कट हो जाएगा। ककड़ी देखिए ना, ककड़ी, उसको कट करते हैं, स्ट्रेट कट करो आप खा तो दो पार्ट ऐसा हो जाएगा। बट अगर ऐसा कट करूं तो उसको बोलेंगे टीएस, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसा कट किए तो एलएस। अरे समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? एलएस एंड टीएस दो तरीके के होते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं टीएस की।
तो भैया मान लो कि किडनी उसको आपने कट किए तो आपको कुछ इस तरीके से पार्ट दिखे। मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूं। एक रफ डायग्राम बस समझाने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ अंदर स्ट्रक्चर दिखता है अपने किडनी में, इसको बोलते हैं मेडुला। इसको क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक है, नहीं, ये वाला हिस्सा मेडुला है और ये वाला हिस्सा जो है बच्चों कॉर्टेक्स है। क्या है? कॉर्टेक्स। इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड। पिरामिड शेप का दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड बोलते हैं। ये वाले हिस्से को बोलते हैं रीनल कैलिक्स। क्या बोलते हैं? रीनल कैलिक्स। किडनी के दो हिस्से, जो बाहर वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? समझे ना? कट किए हम लोग, आप लोग देखे भी होंगे, कट किए होंगे कभी तो हम लोग उस सेक्शन की बात करें। अब जरा यहाँ पर ध्यान नहीं देखे, क्या मालूम क्या देखते तुम? हम लोग तो सिर्फ खाने में ध्यान रखते हैं। ठीक है, हाँ, मैं बोला देखे है कि नहीं कभी ऐसा पूछा। ठीक है, हाँ, किडनी नहीं देखे तुम लोग? क्या मेरे बच्चे, ह्यूमन किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी किडनी देखे है ना? देखे ना? ऐसी क्या बात हो? नहीं सर, मैं तो किडनी नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं किडनी लेके आऊंगा क्लास में। इधर देखो, किसी बच्चे की निकाल लेना। ठीक है, यहाँ देखो सर। तो किडनी के अंदर भी ना बच्चों एक चीज है जो एक्चुअली में ब्लड को फिल्टर करवाती है, एंड इट इज नोन एज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। उसको क्या बोलते हैं? बेसिक फिल्टर। मतलब उसको एक्चुअल में किडनी बोलते हैं ना, फिल्टर कर रही है। बट अगर किडनी के अंदर जाकर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कौन है? नेफ्रॉन। कौन है बच्चों? नेफ्रॉन। यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। एक्चुअली में अपने किडनी के अंदर भी ब्लड को फिल्टर करवाने वाला कौन है? नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने किडनी? दो, तो आपके पास कितने नेफ्रॉन होंगे? 20 लाख नेफ्रॉन। मैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सिर्फ एक नेफ्रॉन का। ध्यान से देखिए सभी लोग। यहाँ देखो, सुनो बेटा, ये एक्चुअली में मेन चीज है जो ब्लड को फिल्टर करवाने का काम करती है।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कप शेप का पार्ट बनाया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसके नीचे से एक एंड निकाले और यहाँ पर एक नीचे यू पैड शेप का लिया, इसको बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं इसको, या इसे क्या बोलते हैं लोग, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन के पास होता है। नीचे जो यू शेप का पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले। फिर आगे आएंगे तो क्या दिखता है, डीसीटी। यहाँ पर ना देखो मैंने धागे के जैसा कुछ तो स्ट्रक्चर बनाया हूँ, गुच्छा बना के तो छोड़ दो। बेसिकली वो क्या है, ग्लोमेरुलस है। क्या है चलो, ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क गुच्छा है, इसलिए गुच्छे के फॉर्म में बनाया। अब इस बात को समझो कि कैपिलरीज क्या होती है। यहाँ पर देखो मैंने आर्टरियोल भी लिखा हो। आर्टरीज जो होती है ना वो बड़ी होती है साइज में, आर्टरीज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो सेल के अंदर नहीं जा सकती। सेल छोटा है, आर्टरीज कैसी है आप समझ रहे हैं ना। मुझे अगर मेरे घर में से पाइपलाइन निकालना है तो पाइपलाइन का डायामीटर मेरे घर के डायामीटर से क्या होना चाहिए, तभी तो वो घर में आएगी ना। तो सेल के अंदर अगर मुझे किसी ब्लड को पहुंचाना है तो ब्लड तो आर्टरी से आता है, मगर आर्टरी इतनी बड़ी है और सेल इतना सा, तो जा पाएगा क्या। तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ता है, छोटा छोटा डिवाइड करना पड़ता है। तो आर्टरीज डिवाइड होती है, आर्टरियोल्स किसमें डिवाइड होती है, आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, कैपिलरीज में। समझ में आ रहा है, मतलब कैपिलरी बहुत छोटा पार्ट होता है। क्लियर है मैंने क्या बोला, आर्टरीज डिवाइड हुए आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स डिवाइड हुए कैपिलरीज में, और कैपिलरीज किसके अंदर चली जाती है, सेल के अंदर चली जाती है। समझ में आ रहा है, नेफ्रॉन किडनी का सेल है ना, जो ब्लड को क्या करने वाला है, फिल्टर करने वाला है। अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखो मैंने डायमीटर थोड़ा सा बड़ा बनाया और यहाँ वाला डायमीटर देखो छोटा बनाया। उसके पीछे रीजन है, जैसे ही ब्लड इसके अंदर आएगा डायमीटर क्या होने लगेगा, कम। ब्लड के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, पढ़े थे ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। चाकू वाला एग्जांपल दिया था, बुक वाला एग्जांपल दिया था। चाकू से मारूंगा तो पेट फट जाएगा, बुक से मारूंगा तो पेट, क्यों, बुक का एरिया ज्यादा है इसीलिए प्रेशर क्या है, कम है। चाकू का एरिया कम है इसीलिए प्रेशर क्या है, तो एरिया कम तो प्रेशर, तो जैसे जैसे डायमीटर कम होता है प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब ब्लड इस एफरेंट आर्टरियोल से अंदर आता है ग्लोमेरुलस में बच्चों, तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना ये सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है, सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजों को अपने अंदर से बाहर आने देगा, कुछ चीजों को नहीं आने। जैसे ब्लड जा रहा है, ब्लड को कंटिन्यू करवाएगा, बट ब्लड के अंदर जो कचरा है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल है, वाटर है, शुगर मॉलिक्यूल्स है, इन सबको क्या कर देता है, छान के निकाल देता है। छान के क्या कर देता है, अब समझ में आया, सेमी परमिएबल का मतलब कचरा छान गया, ब्लड आगे फिल्टर होके कहां पर आ जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल से रीनल वेन उसको वापस से लेके क्या करेगा, चले जाएगा। अब यहाँ नीचे जो ये कप शेप का पार्ट है, इसमें कचरा क्या हो गया, जमा हो गया। इसके अंदर फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर ना स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको पोडोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज पोडोसाइट्स। बुक में नहीं दिया है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। ये उसको और फिल्टर करते हैं, वो जो फिल्ट्रेशन निकला है उसको अल्ट्रा फिल्टर करते हैं कि भैया उसमें अगर कोई अपने काम की चीज है तो वो यूरिन में ना जाए। यूरिन में मेजॉरिटी पोर्शन क्या होता है, वाटर। मेजॉरिटी पोर्शन क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। उसके अंदर यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यही सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद पीसीटी में आता है, फिर यहाँ पर आता है लूप ऑफ हेनले। ना लूप ऑफ हेनले क्या है, ये वो जगह है बच्चे लोग जहां पर पानी रीएब्सॉर्ब किया जाता है। अपनी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है और कम होगा तो पानी यूरिन में से फिर क्या किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है। मान लो आपके पास, आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पी, यूरिन फॉर्म हो रही है, बट अगर आपके बॉडी को वाटर की कमी, तो यूरिन में से वाटर को क्या किया जाता है, रीएब्सॉर्ब किया जाता है। किडनी मतलब वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने का भी काम करती है। तो लूप ऑफ हेनले वो जगह है जहां से पानी क्या होता है, रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे गर्मी के सीजन में यूरिन जो फॉर्म होती है अपने बॉडी में वो येलोइश कलर की होती है, बट अगर ठंडी में अगर आप देखें तो वो व्हाइट कलर की होती है। नोटिस किए क्यों, सोचा कभी किसी ने कि सुनती नहीं बैठ के याद नहीं। गर्मी में मैंने बोला यूरिन का कलर जो होता है वो येलोइश होता है
और ठंडी में वो व्हाइट कलर का होता है। क्यों? सर जैसे गर्मी में ज्यादा गर्म पड़ जाता है तो फिर गर्म पड़ जाता है, ये टॉयलेट भी गर्म पड़ता है। देखो सुनो, ठंडी में गर्मी में क्या होता है बच्चे लोग, हम लोग की बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती, पानी बहुत ज्यादा हम लोग की बॉडी से क्या होता है, बहता है। इसीलिए आप देखिए गर्मी में आदमी खाना कम खाता है, पानी ज्यादा पीता है। सही बोलो? तो बॉडी से जब पानी निकलता है, अब बॉडी को तो पानी चाहिए, अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का एक बैलेंस है जो मेंटेन होना चाहिए। तो अपनी किडनी जो है ना, वो जो पानी लॉस हो रहा है उसको भरपाई तो करना है, तो यूरिन में से पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब यूरिन में जब पानी कम होगा ना तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, कलर वाले पिगमेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक पार्ट है और एक बकेट है पूरा, अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कलर डालो तो डार्क किस में कलर दिखेगा? जो पार्ट बकेट में दिखेगा, जो पार्ट हम लोगों ने लिए, जो मग हम लोगों ने लिए उसमें दिखेगा। तो सेम चीज होती है, यूरिन में पिगमेंट्स होते हैं जो उसको कलर देते हैं। बट गर्मी के टाइम पर पानी क्योंकि कम है, इसीलिए पिगमेंट की वजह से उसका कलर कैसा दिखता है, डार्क। ठंडी में पानी बहुत है तो इसलिए उसमें पिगमेंट उतना हम लोगों को दिखता नहीं, कलर कैसा दिखता है, व्हाइट। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो भैया यहाँ पर पानी क्या होता है, रीएब्सॉर्ब होता है। कैमल्स के अंदर ना ये लूप ऑफ एल्ले साइज में बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो लोग बहुत सारा पानी क्या कर सकते हैं, रीएब्सॉर्ब करवा सकते हैं। इसीलिए वो लोग ज्यादा टाइम तक के डेजर्ट में क्या कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। फिर यहाँ से वो डीसीटी में आएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब एंड वाला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। यहाँ से वो कहां पर आता है, यूरेटर में। कहां पर आता है? चलो, जितने भी नेफ्रॉन होंगे सबसे वो कलेक्ट होकर कहां पर आएगा, यूरेटर। यूरेटर से कहां पर आकर स्टोर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो, एक अडल्ट पर्सन के अंदर तकरीबन 5 लीटर ब्लड होता है। कितना? 5 लीटर। और अपनी किडनी दिन भर में उस 5 लीटर ब्लड को 400 बार फिल्टर करती है। कितनी बार? 400 बार। और जब वो 400 बार उस ब्लड को फिल्टर करती है तो तकरीबन 1 to 1.9 लीटर ऑफ यूरिन पर डे क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर फॉर्म। समझ में आया कि नहीं भैया? वर्किंग ऑफ किडनी समझ में आया? आप लोगों ने देखे होंगे कि ये जो यूरेथ्रा होता है ना, यहाँ पर 2 स्पिंटर होते हैं। एक स्पिंटर ऊपर वाला ये इनवॉलंटरी होता है, मतलब वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, ब्रेन के कंट्रोल में होता है। और एक नीचे यूरेथ्रा होता है जो अपने विल में होता है, अपने कंट्रोल में होता है। आपको सिग्नल मिलता है अब जाने का है, पाउच भर गए हैं, ठीक है? तो वो जब आप छोटे होते हैं तो ये दोनों ही किसके कंट्रोल में होता है, ब्रेन के। इसीलिए छोटे बच्चे कहीं में भी करते थे, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में, ब्रेन के कंट्रोल में। आप उसके कंट्रोल में नहीं भैया। लोग पता चल जाता है कि ब्लैडर भर गया, अभी रिलीज करना पड़ेगा। बट ये जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो नीचे वाला स्पिंटर एक मसल्स होते हैं जो होल्ड करके रखती है, वो अपने कंट्रोल में होते हैं। हम लोग बहुत बार प्रेशर आया था बट हम लोग नहीं जाने का, घर पे जाएंगे हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उससे प्रॉब्लम अराइज होती है। तो यूरिन जब यहाँ पर स्टोर्ड है ना बच्चे लोग, अपने बॉडी में यूरिन जो है वो बड़ी हार्मफुल है। आप उसको ज्यादा टाइम तक के स्टोर नहीं कर सकते। क्या होने लगता है, अगर आप उसको स्टोर करेंगे तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसमें वो लोग सॉलिडिफाई होने लगते हैं लिक्विड फॉर्म में, मगर वो लोग पत्थर का शक्ल लेने लगते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो अब वो तो बेचारा सॉलिड फॉर्म में होगा, तभी तो जगह क्या हो जाएगी, कम। जाहिर सी बात है ना, सॉलिड कम जगह लेता है, लिक्विड क्या लेता है। तो जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करने लगता है, सॉलिडिफाई करने लगता है, पत्थर में कन्वर्ट होने लगता है, जिसको आम भाषा में लोग किडनी स्टोन बोलते हैं। पथरी सुनेगा आपने, किडनी स्टोन बोलते हैं। यूरिन अगर आप जबरदस्ती होल्ड करते हो तो वो धीरे धीरे, सडनली नहीं होता है, थोड़े थोड़े मतलब धीरे धीरे बनते बनते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको लोग क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं, किडनी स्टोन। एक बात याद रखना कि वो जो स्टोन है ना, वो किडनी के अंदर भी बन सकता है, यूरेटर के अंदर भी बन सकता है, और यूरिनरी ब्लैडर में भी बन सकता है। अब अगर आप इमेजिन करें, ये यूरेटर में अगर किडनी स्टोन बने और उसकी साइज बड़ी हो जाए तो इस यूरेटर को ब्लॉक कर देगा। इमेजिन कर यार, यूरिन बनेगी बट नीचे नहीं आ पाएगी, क्यों? क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया। अब आप सोचो पेन कितना होगा, आपकी किडनी के अंदर ये सब चल रहा है। समझ में आया? तो ऑपरेट करना पड़ता है, उसको गलवाना पड़ता है, दवाई खा खा के, बहुत पानी पीना पड़ता है। डॉक्टर फिर बोलता है, कभी कभी जब एक्सट्रीम हो जाता है तो फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है। समझ में आया? इसीलिए बोलने का मतलब ये है कि भैया जब भी सिग्नल मिले निकल लेने का,
वेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों की किडनी खराब हो जाती है ड्यू टू सडन एक्सीडेंट, उनकी किडनी क्या हो जाती है जो खराब हो जाती है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि भैया आपको क्या करना है, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डायलिसिस मतलब एक मशीन होती है जहाँ पर हम लोग अपने बॉडी से आधा लीटर ब्लड निकालते हैं, उस मशीन में भेजते हैं, मशीन उसको फिल्टर करती है और फिर अपने बॉडी के अंदर भेजती है। इस तरीके से वो लोग ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करवाते हैं। हर 2-3 दिन पे एक बार वो लोग डायलिसिस करवाने जाते हैं। अगर आपने डायलिसिस के पेशेंट को देखेंगे, उनकी किडनी काम नहीं करती, तो उनके ब्लड के अंदर ही यूरिन भरा हुआ है। आप समझे? यूरिन किसके अंदर है? ब्लड के अंदर। उनका हाथ सूज जाता है क्योंकि यूरिन को फिल्टर करने वाला कोई है ही नहीं। अरे ब्लड फिल्टर कर रहा था ना यूरिन को, सॉरी किडनी, अब तो किडनी काम ही नहीं कर रही है, तो फिल्टर हो पाएगा नहीं। तो लोग हर 2-3 दिन पे जाते हैं, फिल्टर करवाते हैं, यूरिन और ब्लड को क्या करते हैं, सेपरेट करवाते हैं। ये प्रोसेस में ये कॉस्टली प्रोसेस होता है, 1,500 रुपए लगता है एक बार फिल्टर करवाने का। अपनी किडनी दिन भर में कितनी बार फिल्टर करनी है? 400 बार फिल्टर करनी है। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 8 लाख का डायलिसिस पर डे करती है। सोचो कितना वाइटल ऑर्गन है अपने बॉडी का। समझा कि नहीं बच्चे लोग? कोई दिक्कत? एक चीज और बता दो, इस किडनी के ऊपर ना एक कैप के हिस्से में, कैप के शेप में या ताज के शेप में एक ग्लैंड बैठा होता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? बाद में देखेंगे चैप्टर के एंड में कि एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिखो, समझा है ना सबको? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखो, यहां पर देखेंगे सब लोग। देखो चलो, ये तो बात हो गई एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग्स की कैसे अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होता है। अगर आपने नोटिस किए, हम लोग को अच्छा खासा डिटेल में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हो। ये टॉपिक वापस से आप लोगों को 11th में आएगा फिर से, वहां पर और डिटेल में हम लोग किडनी की वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इन केस ऑफ ह्यूमन, हम लोग के बॉडी के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल सारी चीज को कौन करता है? ब्रेन। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या होता है? किसको कब कहां कैसे काम करवाना है, ये सारा भी डिसीजन किसका होता है? ब्रेन का। बट हम लोग को पता है कि भैया हम लोग के केस में तो ब्रेन है, बट प्लांट की बॉडी के अंदर तो ब्रेन नहीं है। तो प्लांट किस तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, हम लोग को ये समझना है। तो प्लांट जो है ना बच्चे लोग, वो एक्सटर्नल सिग्नल, इसको बायोलॉजी में हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, तो बाहर के स्टिमुलस की मदद से अपने बॉडी के अंदर क्या करता है? मूवमेंट लेकर आता है, और उन मूवमेंट की वजह से वो क्या करता है? ग्रोथ लेकर आता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बाहर के सिग्नल की मदद से अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आएगा, और उन चेंजेस की वजह से उसकी बॉडी के अंदर कभी-कभी क्या होती है? ग्रोथ भी होती है। मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब सिग्नल, एक्सटर्नल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? सिग्नल। बाद में देखेंगे। उसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर क्या लेकर आएगा? मूवमेंट लेकर आएगा। क्या बच्चे लोग लेकर आएगा? वो मूवमेंट। और मूवमेंट दो तरीके की, एक वो मूवमेंट जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। और एक वो जिसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी, मूवमेंट होगा मगर ग्रोथ नहीं होगी, उसको बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इन दोनों को हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बट उस पर जाने से पहले, जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉपिक मूवमेंट। या फिर उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉपिज्म। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब एक्सटर्नल सिग्नल की मदद से प्लांट अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? मूवमेंट करता है। एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे प्लांट के बॉडी के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे?
फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट। आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़े कि जिस डायरेक्शन में सनलाइट होती है उस डायरेक्शन में प्लांट क्या होता है, ग्रोथ है। अभी सनलाइट क्या है, स्टिमुलस है। सनलाइट क्या कर रही है, सिग्नल का काम कर रही है। उस डायरेक्शन में प्लांट मूव हो रहा है और उस मूवमेंट की वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अरे समझा कि नहीं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। सनलाइट किसका काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है। सिमिलरली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट? सर ये मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर होती है। हम लोग पता है कि जो प्लांट की रूट्स होती है वो जमीन में डीपर और डीपर और डीपर ग्रो होती है। किसके सर्च में, पानी के सर्च में। मतलब पानी उसके लिए क्या काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है। और वो पानी को ढूंढते हुए कहां तक जा रही है, नीचे के डायरेक्शन में। मतलब उसकी मूवमेंट कहां पर है, नीचे के डायरेक्शन में। उसी की वजह से उसके बॉडी के अंदर क्या आ रही है, ग्रोथ आ रही है। मतलब ये भी किसका एग्जांपल है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। सिमिलरली प्लांट की बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है इसको, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द प्लांट के रूट्स जो होते हैं वो ग्रेविटी की तरफ भी तो जाते हैं सब। ग्रेविटी सबको कहां खींच रही है, नीचे। रूट भी कहां जा रही है, नीचे। उसको बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट। सिमिलरली बच्चों प्लांट अपनी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग आम भाषा में हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, और वो केमिकल के थ्रू वो अपने बॉडी के अंदर ग्रोथ लेकर आता है। तो ऐसी मूवमेंट जो वो केमिकल की वजह से हो उसको बोलते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, केमोट्रॉपिक मूवमेंट। केमिकल की वजह से जो मूवमेंट हो रही है। प्लांट की बॉडी में कुछ हार्मोन्स है, कुछ केमिकल है, उनके नाम भी अपने को बुक में दिए हैं। जैसे ऑक्सीन, ऑक्सीन एक हार्मोन है जो प्लांट के जो ऊपर के हिस्से होते हैं ना, अपाइकल पार्ट्स, अपाइकल पार्ट बोले तो ऊपर वाले हिस्से, उनके अंदर नए लीव्स वगैरह जब ग्रो करवाना है तो वहां पर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीन। नए नए पत्ते जो निकलते हैं वो किसकी वजह से निकल रहे हैं, ऑक्सीन। ऑक्सीन किसके लिए यूज हो रहा है, अपाइकल पार्ट्स के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है चलो, अपर पार्ट्स। अपाइकल पार्ट बोलो या अपर पार्ट्स। सिमिलरली प्लांट की बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं चलो, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल को डिवाइड करना है तो डिवीजन में ये वाला हार्मोन क्या करेगा, हेल्प करेगा। सिमिलरली होता है जिबरेलिन, ये जो स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है। स्टेम की भी तो ग्रोथ होती है ना, स्टेम जो होता है उसका डायमीटर बढ़ता है ना टाइम टू टाइम, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, जिबरेलिन हेल्प करेगा। ऐसे ही एक होता है एपिसिसिक एसिड, ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर है। बाकी के तीन क्या कर रहे थे बच्चों, ग्रोथ लेकर आ रहे थे ना, इसका काम होता है ग्रोथ को रोकने का। और एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे, प्लांट अपने वेस्ट पार्ट को कहां पर स्टोर करता है, लीव्स, पत्ते। और पतझड़ के टाइम पर वो पत्ते को क्या कर देता है, झाड़ देता है। अब जब उसको शेड ऑफ करना है, लीव्स को अपनी बॉडी से निकालना है, तो वहां पर ग्रोथ लानी पड़ेगी कि ग्रोथ को रोकनी पड़ेगी, ग्रोथ को रोकनी पड़ेगी। तो रोकने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करना, एमिसिसी। अरे समझा कि नहीं। तो दीज आर दी सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट जो आपको किसके बॉडी के अंदर देखने मिलेगी, प्लांट की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। समझ में। एट द सेम टाइम प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट भी होती है जिससे ग्रोथ नहीं आती, मूवमेंट हो रही है मगर ग्रोथ नहीं आ रही। एग्जांपल देता हूं, मिमोसा प्लांट देखिए, छुई मुई का पेड़, उसको टच करो तो वो क्लोज हो जाता है। मूवमेंट हुई, ग्रोथ आई क्या, नहीं आई। सिमिलरली आप देखो एक प्लांट होता है वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट। जब इंसेक्ट उसके अंदर जाता है तो वो क्लोज हो जाता है। मूवमेंट हुई मगर ग्रोथ, तो ये कौन सा मूवमेंट है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है वो, मूवमेंट होगी मगर ग्रोथ। इस तरीके से प्लांट अपनी बॉडी को क्या करता है बच्चे लोग, रेगुलेट करता है। समझा कि नहीं, कोई दिक्कत। ये बात हो गई किसकी, प्लांट की। अब बात करते हैं किसकी, ह्यूमन बीइंग की। कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि अपनी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस एट अ टाइम चलते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, इन सबको करवाने का काम किसका होता है, ब्रेन का।
ब्रेन डिसाइड करेगा कि किसको पहले काम करवाना है, किसको। बात ऐसा कभी हो सकता है कि पेट बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, पहले आज एक्सक्रीशन करवाओ, बाद में मैं डाइजेशन करूंगा, चलेगा? हर एक का प्रोसेस है, हर एक का सीक्वेंस है। ये सारा काम कौन डिसाइड करता है? ब्रेन डिसाइड करता है। बेसिकली बच्चों, अपने बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग ब्रेन बोलते हैं। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है ब्रेन। और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। जैसे अभी प्लांट की बॉडी में मैंने बताया ना, हार्मोन रिलीज होते हैं, अपने बॉडी में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो बहरहाल अभी हम लोग हार्मोनल पे तो बात नहीं करेंगे, बात करते हैं किस पे? नर्वस सिस्टम पे। हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली इवॉल्व्ड है। दुनिया के अंदर हम लोग से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम किसी का भी नहीं। ब्रेन अपने बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। जाहिर सी बात है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो आम तरीके से तो नहीं रह सकता। तो ऊपर वाले ने उसको बड़े प्रोटेक्शन के साथ अपने ब्रेन के अपने स्कल के अंदर प्लेस करके रखा है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। बहरहाल अपने नर्वस सिस्टम के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलस की मदद से। मतलब जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपके हाथ पे अगर मच्छर बैठता है तो आपको पता चलता है, फील होता है। कैसे? वहां पर जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन पूरी बॉडी में होता है, वहां का जो न्यूरॉन है वो सिग्नल लेगा और उसको ट्रांसफर करेगा कहां तक के? ब्रेन तक के। तो आपको पता चलता है कि भैया मेरे हाथ में मच्छर बैठा है, फिर ब्रेन ये वाले हाथ को सिग्नल देगा कि उस मच्छर को क्या करो? मारो। ये सारा कमाल जो ट्रांसफर हुआ है, ये किसने किया? न्यूरॉन ने किया। दे आर द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल फॉर जनरेटिंग एंड ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अरे समझा कि नहीं बच्चों? बाद में देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। न्यूरॉन को काम करने में एक सेल उसको सपोर्ट करता है जिसका नाम है न्यूरोग्लिया। क्या नाम है बच्चों? न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन एक सेल है, बट इसकी साइज अप टू फ्यू मीटर्स हो सकती है। मीटर में इसकी साइज हो सकती है, ध्यान से समझो। हाँ, एक आध मीटर के हो सकते हैं ये सेल, इनकी साइज इतनी बड़ी होती है। काम क्या है? सिग्नल को जनरेट करना और सिग्नल को क्या करना? ट्रांसफर करना। तो मैं यहाँ पर न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी मैं नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ, नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल है हम लोग उसकी बात करें, और उसका नाम क्या है? न्यूरॉन। ध्यान से देखो सब लोग। ये कुछ इस तरीके से दिखता है अपना न्यूरॉन। इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं चलो? डेंड्राइट्स। इसको बोलते हैं एक्सॉन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है एक्सॉन की बॉडी, और ये है एक्सॉन का टर्मिनल। ऐसे तो और भी कुछ चीजें दी हुई है, श्वान सेल दिया है, म्यालिन शीट दी है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग को दिया नहीं है, तो हम लोग वहां पर जाएंगे नहीं। देखो डेंड्राइट्स जो है ना, ये एक्चुअली में सिग्नल क्या करती है? कैच करती है। मैंने बताया ना, मच्छर बैठा तो सिग्नल को सेंस करने वाला कौन है? डेंड्राइट्स। और जब सिग्नल बन जाता है तो एक्सॉन, एक्सॉन की बॉडी और एक्सॉन के टर्मिनल तक के फ्लो होकर आता है। मतलब यहां से सिग्नल यहां जनरेट हुआ था, पूरा फ्लो होते हुए कहां तक आएगा? टर्मिनल तक के। और जब यहां पर आता है ना, तो यहां पर एक खाली जगह होती है ऐसी, और इसके बाद दूसरा न्यूरॉन क्या होगा? स्टार्ट होगा। इस खाली जगह को हम लोग सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होता क्या है कि जब यहां तक के सिग्नल आ जाता है तो एक न्यूरॉन से सिग्नल लेकर दूसरे न्यूरॉन को देना पड़ेगा, तभी तो वो वन बाय वन ट्रांसफर होते हुए कहां तक पहुंचेगा? ब्रेन तक के। तो यहाँ पर ना एक स्पेशल टाइप का केमिकल आता है जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं चलो? नाम में न्यूरॉन के सिग्नल को ट्रांसमिट करना, इसलिए नाम क्या रखे? न्यूरोट्रांसमीटर। अब सुनने में तो नाम बहुत बड़ा लग रहा है। बेसिकली कैल्शियम और पोटेशियम के आयंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? एक इससे सिग्नल लेकर दूसरे न्यूरॉन को क्या कर देते हैं?
ट्रांसफर कर देते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर क्या जरूरत है, एक के नीचे एक ही कनेक्ट होता तो अच्छी बात होती ना, ये सिनेप्स वाला काम ही नहीं रहता। मगर इसमें ड्रॉबैक है, इसको समझो क्यों ऐसा है। नेचर ने, ऊपर वाले ने इसको क्यों नहीं ऐसा बनाया, उसके पीछे भी रीजन है। देखो मान लो कि अगर आपके हाथ पे मच्छर बैठा है और सिनेप्स नहीं, तो सिग्नल एक बार बना तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन से ये हाथ तक के, और हाथ क्या करेगा, मच्छर को मारेगा। मान लो इस बीच में मच्छर उड़ गए, सिग्नल पहुंचते पहुंचते मच्छर क्या हो गया, बट सिग्नल तो जाएगा, सिग्नल तो इफेक्टर ऑर्गन, इसको क्या मतलब लो, जो उसके ऊपर इफेक्ट दिखाने वाला उसको क्या मतलब लो, इफेक्टर। तो इफेक्टर ऑर्गन तो मारेगा, भले मच्छर उड़ गए। सही बात है ना भाई, ऐसा ना हो, इसीलिए बीच में क्या है, सिनेप्स। अब मान लो कि यहां तक के सिग्नल पहुंचा था, मच्छर उड़ गया, तो इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स है ना, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर आएगा ही नहीं। न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आएगा तो सिग्नल ट्रांसफर होगा क्या, नहीं सर। और फिर अपना ये वाला हाथ नहीं मारने जाएगा उसको, समझे कि नहीं भैया, पक्का। रात को सोते समय टाइम क्यों नहीं मालूम, क्या मालूम पड़ता है, उस टाइम पर तुम लोग अनकॉन्शियस होते हो, सोते टाइम इंसान आधा मरा हुआ होता है, इस बात को समझो, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर बच्चे लोग 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला न्यूरॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स चल रहे हैं। तो पहला न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, नाम में ही इसका आंसर। ये वो न्यूरॉन है जो सेंस ऑर्गन से सिग्नल अपने ब्रेन तक लेकर जाते हैं। ब्रेन को लोग सीएनएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो बाद में पढ़ेंगे तो आगे के लेक्चर में। तो भैया सेंस ऑर्गन से सिग्नल सीएनएस तक के लेकर जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन्स। सीएनएस से सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन तक के जो लेकर आएगा उसको क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। जैसे मैंने बताया मेरे हाथ पे मच्छर बैठा था, तो इसका सिग्नल सेंस करके जो ब्रेन तक के लेके जाएगा वो सेंसरी। ब्रेन से जो सिग्नल लेकर आएगा ये वाले हाथ के पास, मोटर। और तीसरा होता है एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। तीसरा क्या है चलो, नाम में इसका आंसर है। ये दोनों के साथ मिलकर काम करता है एज एंड वन, जिसको रिक्वायरमेंट हो। सेंसरी को रिक्वायरमेंट है तो उसके साथ काम करेगा, मोटर के साथ रिक्वायरमेंट है तो उसके साथ काम करेगा। आज समझ में आया? दिस इज नॉट द नर्वस सिस्टम, दिस इज द सेल व्हिच इज यूज्ड इन आवर नर्वस सिस्टम, व्हिच इज नोन एज व्हाट, न्यूरॉन। समझ में आया भैया? हम लोग ने अभी नर्वस सिस्टम स्टार्ट, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। आज अभी सिर्फ उसके स्पेशल सेल के बारे में पढ़े थे जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नर्वस सिस्टम।